बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे और सर्दियों वाले शदीद सर्दी वाले कपड़े आपने भी निकाल लिए होंगे, क्योंकि मैंने भी निकाल लिए। और अभी मेरा प्लान तो नहीं था ये वाली डिस्कशन करने का, लेकिन वकास की बातों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया। वकास भी कह रहे थे शदीद सर्दी की वजह से उन्होंने कोट पहने, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये वाली सर्दी कब आएगी, तो वो जो शदीद गर्म वाले कपड़े हैं वो हम कब पहनेंगे। मेरे ख्याल से हमारी तरह आप लोगों ने भी, क्योंकि रात को मैं तो घर से नहीं निकली, लेकिन अभी पता चला कि शदीद धुंध थी। और सुबह के टाइम सच इतनी धुंध नहीं थी, लेकिन मोटरवे और एयरपोर्ट वाली साइड पे ज़रूर होती होगी। लेकिन अब वो धुंध वाला टाइम भी शुरू हो चुका है, शदीद सर्दी वाला टाइम भी शुरू हो चुका है। एहतियात करें, मौसम को ज़रूर इंजॉय करें। धुंध से रिलेटेड जो गाइडलाइंस होती हैं मोटरवे पुलिस की जानिब से, अगर आपने एयरपोर्ट जाना है, अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग भी आप थोड़ा सा इस तरह से रखें कि 11-12 बजे से लेकर शाम तक अगर आपका कहीं जाने का प्लान है, क्योंकि अभी आपको पता है कि ये तकरीबन 2 महीने यही सिचुएशन रहनी है। तो अपनी टाइमिंग्स वगैरह देखकर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो करें। हाँ, अगर आप शहर के अंदर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। रात के टाइम भी सफ़र करने वालों को, अर्ली मॉर्निंग भी बहुत ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग करनी होती है, क्योंकि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। और शदीद धुंध में वाकई ज़ीरो विजिबिलिटी होती है कुछ दिनों में। तो लास्ट ईयर मुझे याद है कि बहुत मुश्किल से दफ्तर पहुँचना होता रहा। खैर अभी तक तो वो वाली सिचुएशन नहीं हुई है, लेकिन आई होप कि आगे वो वाले दिन भी आएंगे, शदीद धुंध भी होगी। आमिर रजा खान साहब और वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वकास, फिर गर्म कोट इस काम आ गया। अच्छा, आप कह रही सर्दी नहीं आई? सर्दी बिल्कुल आई है, लेकिन जब बाहर खड़े होते हैं ना, जैसे अब कल मैं मोटरवे पे था तो वहाँ पे सर्दी थी। हाँ। तो आज मैंने ऑफिस आना था तो मैं सोच रहा था कोट पहनूं कि ना पहनूं। हाँ। फिर मैंने कहा 1 आधा घंटा ऑफिस रहना, बाद में फिर बाहर ही जाना है, चलो पहन ही लेते हैं। तो सर्दी तो है, और खासतौर पर उन लोगों को ज्यादा नहीं, ये बारिश के बाद ज्यादा वाली, बारिश के बाद उसकी इंटेंसिटी फील होना शुरू हुई है। पहले ना हम भी कंफ्यूज थे, बॉडी भी कंफ्यूज थी कि सर्दी है या नहीं है, हालांकि उसमें बॉडी को वो असर कर रही थी। मैंने खुद बहुत मोटे वाले स्वेटर तब तक नहीं निकाले थे, ये 2 बारिश हुई है ना उसके बाद से उससे अब पता चलता है कि अब सर्दी आ गई है। अब जैसे धुंध आती है फिर तो एक वो देख के भी बंदे को एहसास होना शुरू हो जाता है कि भाई वाकई लग रही है, नहीं लग रही। बाहर विंडो से जब देखो, हो आज तो बहुत सर्दी होगी। आमिर भाई? नहीं वाकई सर्दी आ भी गई, और खुश नसीबी है उन लोगों की जो कि सर्दी को एंजॉय करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं इसको वाकई में एंजॉय करते हैं। यहाँ से लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं और मजीद सर्दी देखने के लिए। तो मैं हैरान होता हूँ कि यार इनको क्या है कि एक सर्दी छोड़ के दूसरी सर्दी देखने के लिए चले जाते हैं। गर्मियों में समझ आती है, सर्दियों में समझ नहीं आती, में नहीं समझ आती। लेकिन ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने सारे मौसम दिए हुए हैं। अभी ये मौसम है, 1-2 माह के बाद जब दोबारा बहार का मौसम शुरू होगा, नए फूल खिल जाएंगे, तो नया मौसम हम इंजॉय करेंगे। तो सारा साल हम मौसम इंजॉय करते रहते हैं। आप देख लें, जब भी सिटी एट 10 में होता है तो रोज़ाना हम मौसम से ही आगाज़ करते हैं इसका। तो इसका मतलब ये है कि हमारे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तब्दीली एकदम से आती है। कभी एकदम से धुंध आ जाती है, कभी एकदम से आपको लगता है, फील होता है कि सर्दी शदीद है, फिर आपको लगता है नहीं आज तो सर्दी, जैसे ये कह रहा था, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम लोग कि सर्दी आई है कि नहीं आई। अब बहुत अच्छा है मौसम है आजकल, और आप खुलकर सांस लें, कोई ऐसी लुदगी वाला वो जो चलते हैं इंडेक्स उस पर ध्यान ना दिया करें। आप अपना सांस लेंगे और एंजॉय करें, और हाल भी नहीं करें, गर्म कपड़े। आज क्योंकि वो आपके वो जो ईस्वी साल है उसका आखिरी दिन है, तो आज आप अगर अपने घर के अंदर बारबेक्यू करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आप अपना कुछ इंजॉय करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन वो इंजॉयमेंट करें, तो बता दें, वो इंजॉयमेंट करें। मेरा जो प्लान है वो वहाँ बताने वाला नहीं है। अच्छा, जो घर में कुकिंग करनी है अच्छी जो करना है घर पे करना है भाई, बाहर नहीं करना। चले, ये शुक्र है अल्लाह ताला का। और आप ज़रूर इंजॉय करें जी, और खुश रहें, खुशियाँ बांटें, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। म्यूज़िक उस आवाज़, उस लाउडनेस से ना बजाएं कि बाकी से डिस्टर्ब हों। रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज हवाई फायरिंग ना करें। आमिर भाई हमारे इर्द गिर्द वाले नहीं, तो ये साथ बैठे हैं हवाई फायरिंग, घर में बैठ के हवाई फायरिंग दिखाने वाला ये साथ बैठा है मेरे। और इस दफ़ा मैंने सुबह देखा कि सिंध पुलिस ने इक़दाम में कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का किया है। मुझे पंजाब का नहीं पता है अभी तक इन्होंने इक़दाम कत्ल का किया है कि नहीं किया, लेकिन ये हवाई फायरिंग वालों पे होना इक़दाम कत्ल का मुकदमा चाहिए। जो बुलेट ऊपर जाती है वो जब नीचे आती है तो उसकी रफ्तार ज़रूर कम होती है, लेकिन वो इतनी रफ्तार होती है कि आपको ज़ख्मी कर सकती है, और आपके अगर सर में लगे तो जान भी जा सकती है। तो अच्छा, फिलहाल के प्लान के मुताबिक तो आतिशबाजी पर कल की हमारी खबर थी कि पाबंदी है। आतिशबाजी पे लाहौर में पाबंदी है, फायरिंग जो
ये जो फायरिंग है ना, ये आतिशबाजी के जमाने में आपको नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट इस तरह से किसी भी दिन पे हमारे ना नहीं है। हमारे एक मजहबी सेक्टर है, उसके कहते हैं 12 वज जाते हैं, इन्होंने 12 वजते ने ना जिसलिए इन्होंने समझ नहीं आ रही होंगी कि करिए। जब कुछ समझ नहीं आता है तो ऊपर चढ़ के फिर वो अपने घर की छत पे खड़े नॉर्मली वेलकम कहने के लिए न्यू ईयर को हमारे यहाँ लोगों में ट्रेंड ये होता है कि आपने क्या हवाई फायरिंग करनी है, आतिशबाजी तो वैसे नहीं हो रही। बहरिया वालों ने भी कल शायद सिपरा साहब कह रहे थे कि वहां जाना हुआ है, तो उन्होंने बाकायदा वहां पर पोस्टर्स लगा दी कि बहरिया में इस दफा नहीं हो रही आतिशबाजी। इसकी बड़ी वजह वही आलूदगी जो मैं बात कर रहा था, स्मोक की वजह है। थोड़ा सा ना वकास लोगों को बता दें हवाई फायरिंग करने वालों के साथ क्या होने वाला है। अच्छा, हवाई फायरिंग तो आप न्यू ईयर के अलावा किसी भी दिन करें ना तो वो पुलिस एक्शन तो लेती है। और फिर इसमें ज़्यादा जो अहम जो बात है, जो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, कानूनी भी, मजहबी भी, अखलाकी भी, कि आप क्या कोई ऐसा एक्ट जिससे दूसरे को नुकसान होता है तो वो आपकी सेलिब्रेशन नहीं हो सकती। वो अमर भाई वाली बात सही है कि वो इक़दाम कत्ल हो सकता है कि आप किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं। ये पिछले दिनों भी लास्ट वीक वाक़या हुआ था निश्ता कॉलोनी में, शादी बैंक्वेट हॉल में फायरिंग हुई थी। 12-13 साल का बच्चा था, बाहर से गुजर रहा था तो वो गोली उसको आके लगी। अल्लाह ताला रहम। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन पुलिस इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कोशिश करती है, लेकिन इतना बड़ा शहर है, उतने रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि लोगों को भी कुछ अपना एहसास करना चाहिए कि आपके किसी फेल से अगर दूसरे को नुकसान हो रहा है तो उससे अवॉइड करना चाहिए। फिर अच्छा, एक और मेरी रिक्वेस्ट है, हर बंदे को ना एक बात इस दफ़ा ये सोचें कि यार मेरी सेलिब्रेशन क्या है, मतलब मैं क्या सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे सिर्फ इसलिए घरों से निकलते हैं, लिबर्टी चलते हैं, वह देखें वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो सारा जो हजूम होता है वो ये एक दूसरे से बात कर रहा होता है। कुछ भी नहीं हो रहा आज इस दफा से, ठीक है ही कुछ नहीं, मतलब क्या होना चाहिए, मतलब जिससे बेहतर है आप देखें जिनका ये असल त्यौहार है, जो मसीही बरादरी है, वो तो घरों में बैठते हैं। आप वेस्ट में देखें, वो ये जो दिन है या ये जो टाइम होता है न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का, वो घरों में डिनर रखते हैं। उन्होंने उनकी दुआएं तकरीबात दिया, मैंने कहा कि घर में आप सेलिब्रेट करें, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के आप एंजॉय करें, बजाय इसके कि वो सिलेंसर निकाल के बाहर छेड़खानी करने से बेहतर। नहीं, जरूर आप अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट ज़रूर करें, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से दूसरों का ख्याल रखते हुए, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हुए। आप खुश रहते हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें तो दूसरों को भी आप खुश रहने दें, तभी आप भी खुशहाल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। आसानी दूसरों के लिए पैदा करें। अल्लाह ताला ये आने वाला साल हम सब लोगों के लिए सेहत, तंदुरुस्ती, खुशियों वाला साल हो। अल्लाह ताला सबको इस साल में बहुत सारी नेमतों से नवाजे और परेशानियां सबसे दूर रहें। तो खबरों की तफसीलात की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। बसाम सुल्तान की एक खबर है और खबर में वो ये कह रहे हैं कि पार्किंग साइट्स को आउटसोर्स करने का प्लान बनाया जा रहा है। कार पार्किंग फीस ली जाएगी 50 और मोटरसाइकिल 20 रुपए। अच्छा जी, अब ये आउटसोर्सिंग की क्यों जा रही है, क्यों इसकी जरूरत महसूस हो रही है? पार्किंग तो मेरे ख्याल से पूरे शहर में अशद जरूरत है इसको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करने की और एक इसके लिए मौसर प्लान बनाने की। आउटसोर्स करने से क्या फ़ायदा होगा? आमिर रजा खान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहले ही आउटसोर्स है। तकरीबन लाहौर में चंद बदमाशों और चंद, अब पता नहीं ये लफ्ज़ बोलते कि नहीं बोलते। लाहौर पार्किंग कंपनी क्या कर रही है? मैं उनको बता रहा हूँ आपको, लाहौर पार्किंग कंपनी कुछ भी नहीं कर रही है, इसीलिए तो आपको ज़रूरत पड़ी कि इसको आउटसोर्स कर दें आप। वो तनख्वाहें ले रहे हैं लाखों रुपए में, और वो जो चला रहे हैं पार्किंग साइट्स, वहाँ पर अमला जो है वो आपको जो पर्ची देता है जिस पर 30 रुपये लिखा होता है, वो आपसे 100 रुपये लेता है तमाम। आप चले जाएं, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप अभी तो आजकल तो कज़ावी स्टेडियम बंद है, कज़ावी स्टेडियम के इर्द गिर्द जितना था मॉल पे चले जाएं, आप अपने माल रोड के ऊपर चले जाएं, फिर आप चले जाएं, मेरा अक्सर जाना लिंक रोड पे अगर जाना होता है तो अगर आप जहाँ मार्केट्स के करीब है वहाँ चले जाए तो आपसे पैसे ज़्यादा वसूल करती है। ये लाहौर पार्किंग कंपनी और कुछ नहीं करती है, गलत पार्किंग्स कराते हैं। पार्किंग के अंदर मौजूद अगर आप कभी करीम ब्लॉक और ये इन जैसी वो सब भी लाहौर पार्किंग कंपनी के अंदर, अभी भी लाहौर पार्किंग कंपनी के पास है वो, ठीक है। और वहाँ पर वो करते क्या है कि लाहौर पार्किंग कंपनी वाले अहलकार खुद ठेले लगवाते हैं, अच्छा, फट्टे लगवाते हैं। पार्किंग की वो जगह है जो मोटरसाइकिल और गाड़ी के लिए है,
वहाँ आपने ठेला लगवा दिया। अब आप उसको ठेले की कीमत देखें कितनी होती है। यानी अगर आप क्रीम ब्लॉक की मार्केट में फ्रंट पे एक दुकान लें ना तो करोड़ों रुपए में होगी, कम अज कम भी होगी। तो 40-50 करोड़ रुपए की होगी। उस कीमती जगह पर आपने एक ठेला, पूरी एक दुकान बनवा दी दाल चावल की, उसके रोजाना के आप पैसे लेते हो। आप वहाँ पे जो छल्ली बेचने वाला है, जो शवारमा बेचने वाला है, जो जूस बेचने वाला है, सबके आपने बारी बारी आपने 40 ठेले लगवा दिए। मैं सिर्फ एक मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्रीम ब्लॉक मार्केट। उस 40 ठेलों से रोजाना का कितना पैसा जो है वो इस पार्किंग कंपनी के अहलकारों के पास जाता है। मैं रोजाना की बात कर रहा हूँ, महाना की, सालाना की बात नहीं कर रहा। जगह किसकी थी? वो मेरी जगह थी, जो मैंने वहां पे अपनी गाड़ी पार्क करनी थी, अपनी मोटर बाइक पार्क करनी थी। वो आपने उस तरह से उसको बेच दिया कि वो क्या करेंगे लोग, रोड के ऊपर गाड़ी, जगह नहीं होगी तो कहाँ करेंगे। ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं। लाहौर में पार्किंग का मसला हमने मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले भी ये डिस्कस किया था। जब तक आप पार्किंग प्लाजे विदाउट एनी शॉप, दुकान के बगैर नहीं बनाएंगे और वहां पे आप वहां लोगों को ये सहूलत नहीं देंगे कि वो अगर 8वें माले पे भी जाकर गाड़ी पार्क करेंगे तो लिफ्ट उन्हें चलती हुई मिलेगी। ये तो नहीं वापसी पर उनको सीढ़ियां नहीं, ये तो नहीं हो रहा है ना। लिबर्टी में जो बना है वहां लिफ्ट चलती है भाई। आपने उसके टॉप पे एक रेस्टोरेंट बना दिया। जी बिल्कुल। अब वो रेस्टोरेंट वाले की भी मजबूरी है कि वो लिफ्ट चलती रहे, तभी लोग जाएंगे ना वहां पे। बिल्कुल। आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप रंगमल डी पॉइंट प्लाजा की तरह अगर नीचे दुकानें बनाकर उनको 25-25 फुट रोड के ऊपर जगह दे देंगे तो फिर ये पार्किंग प्लाजे नहीं चलने वाले। आपके पास साइट्स मौजूद हैं, हॉल रोड की साइड मौजूद है, नहीं बन रहा। आपके पास नीला गुंबद वाली साइड मौजूद है, वहाँ पे आप मजीद ब्यूटिफिकेशन के लिए मजीद PHA ने पैसे देकर पार्क बनाने का नया मोर वाले डिजाइन दे, मोर वाले पार्क है ना, हमने डिस्कस किया था। मोर वाले पार्क, मोर वाला पार्क वो कहता झाड़ू दिता बनाया मोर दे, आपको वो मूलिया दौर में ले जाएगा पार्क। हाँ, वो मूलिया दौर में ले जाएगा आपको जरूरत इस वक्त है पार्किंग प्लाजास की जो दुनिया भर में है, और वहां पे फीस भी ज्यादा होती है। मैं ये भी नहीं कहता कि फीस कम होती है, मैं तो ये 50 रुपए कह रहे हैं, मैं कहता 100 रुपए ले लें भाई। नहीं, हम इसके हक में हैं, लेकिन आप गए तो सही जगह, आपके पास जगह ही नहीं बची अब। नहीं, अब ये जो आउटसोर्स करेंगे ये क्या पॉइंट्स भी डेजिग्नेट करेंगे? नहीं, अब बॉल लूट मारो, फिर जिसका जहां मर्जी दिल करेगा तो जिसका आपको एक साइड दी गई, आपको आउटसोर्स किया गया, वो जो काम आपके लोड पार्किंग कंपनी वाले पैसे ले रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है ये लोग दफ्तरों में बैठेंगे, आउटसोर्स करके वो कंपनी को पैसे कमा के देते जाएंगे, ये प्लान है। कंपनी को कहां से पैसे मिल जाएंगे? जिसको आउटसोर्स कंपनी को अभी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, ये तो जिसको आउटसोर्स करेंगे वो तो, और जहां 20 ठेले लगे हैं वो उसको 40 ठेले करा देगा। सही बात है। वो तो और मजीद उसको पता है कि रश लगना ही लगना है, ईद का सीजन लगना ही लगना है, मेरा ये शादियों का सीजन लगना ही लगना है, रमजान का सीजन लगना ही लगना है, तो वो तो और पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करेगा और रोड के ऊपर गाड़ियां लगवाएगा। आउटसोर्स करना इसका मसला का हल नहीं था। इस मसले का हल यही है, क्रीम ब्लॉक के बिल्कुल सामने एक पार्क है जिस पर कब्जा है, जूतियों की दुकानें बनी हुई है, वहां पे आरजी दुकानें हैं वो सारी की सारी। यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड हुआ करता था, ग्रीन बेल्ट का एरिया है। हुआ ये कि वहां पर कब्जा करने वालों ने कराया? अंदर है पार्क है, अंदर है आजकल, अंदर है आजकल मियां महमूद रशीद। अच्छा, वो वहां पे कराया, कब्जा कराने के बाद उसका स्टे ले लिया, आज तक वो स्टे चल रहा है और वो आरजी दुकानें बनाकर वहां पे लाखों करोड़ों का कारोबार हो रहा है। क्या साइट नहीं है कि वहां पर एक बड़ा पार्किंग प्लाजा बना दिया जाए क्रीम ब्लॉक मार्केट के लिए, जो आपको क्रीम ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन, बाकी चीजों को, अब वो जगह सरकार की है, कब्जा है और उस पर स्टे है। सरकार की तरफ से भी कोई उस पर वो नहीं है, क्योंकि होता है ना कि जाए और जाकर कहे जनाब ये हमारी जगह है। गवर्नमेंट की सरकारी पार्क है, वो वहां पे फुटबॉल मैच में कवर कर चुका हूँ, वहां पर जूतियों की दुकानें बनी पड़ी और आरजी दुकानें सारी, क्योंकि वो मुस्तकिल बना नहीं सकते थे, आरजी दुकानें बना के उन्होंने पूरी की पूरी, कई कनाल की जगह है, वो कई कनाल की जगह है, और जिस पर आप सोच लें कि पूरी आपकी क्रीम ब्लॉक मार्केट छोड़े, पूरे इलामा इकबाल टाउन की गाड़ियां जो हैं वहां पर पार्क हो सकती हैं, पार्क राइड प्लाजा बन सकता है, टॉप पर जाके एक रेस्टोरेंट वहां पे भी बना दें, लेकिन नहीं करेंगे। कार पार्किंग फीस 50 और मोटरसाइकिल 20 रुपए करने की तजवीज है, अभी भी इतने पैसे लिए जा रहे हैं। ये तजवीज नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा भी लिए जा रहे हैं। इनको ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन सरेंडर कर रही है उस माफिया के खिलाफ जो इन्होंने खुद पाला हुआ है। ठीक है, पहले कौन सा जो सरकारी फीस है वो वसूल की जा रही है, पहले भी तो 50, 100, 200 तक लिया जा रहा है, और लिया कहाँ पे जा रहा होता है,
लोगों के घरों के बाहर गलियों में गाड़ियां खड़ी करवा के वहाँ से जगह टैक्स लिया जाता है। आप शहर में चले जाए, कितने डेजिग्नेटेड पार्किंग पॉइंट्स हैं, वहाँ से पैसे नहीं लेते, लोगों के घरों के आगे गाड़ियाँ खड़ी करवा के और पैसे ले रहे होते हैं। ये आउटसोर्स नहीं है, ये हुकूमत अपने जो स्पॉन्सर्स हैं पॉलिटिकल, उनको फैसिलिटेट करेगी। ये 30 लोग जिनको ये ठेके मिलेंगे, आप उनको चेक कर लीजिएगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन लोग हैं। तो ये ऐसा टोकन ऑफ गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकली इस एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। आपकी बातों के बाद तो ये लग रहा है कि मसला मजीद बढ़ेगा ही। मुझे एक चीज़ बताएं, गवर्नमेंट का काम पब्लिक की फलाह है। बिल्कुल। लाहौर पार्किंग कंपनी इसलिए बनी थी कि शहर से पार्किंग का मसला हल किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। क्या ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है? भाई अगर ये प्रॉफिट आपका मकसद बिजनेस था, प्राइवेट एंटिटी आप आए हैं, प्रॉफिट आपने अर्न करना है तो कहीं और पैसा लगा लें जाके। सही बात है। आप जो ये लाहौर का पार्किंग कंपनी वालों के जो सीईओ से लेकर डायरेक्टर्स तक इतने तो उनको पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वो पैसे कम करवाए जा सकते हैं। और अगर आपने काम सिर्फ ये करना है, आपने 10 बंदे बिठाए हैं ये करने के लिए, भाईजान एक बंदा लबो जिन्हें आगे काम करना है, तो भाई ये काम किसी और से करवा ले, मुतलका थाने से करवा लो वो, ठीक है। तो ये पहले इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है? अगर आपने आपने रेवेन्यू जनरेशन एक फीस रखी थी, उसी को आपने पार्किंग को मज़ीद ऑर्गेनाइज करने के लिए कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये पिछले 2 साल में या 1.5 साल में ये इम्प्रूवमेंट आई है पार्किंग के हवाले से? किसी में नहीं है। बंद करवा दें प्लाजे जो बड़े हैं, जिनके पास पार्किंग की गुंजाइश नहीं है, उनकी तरफ जाते नहीं है। नहीं, वो फिर आमिर भाई ने जिस तरह बताया, वो आमिर भाई एक बंदे का नाम लिया ना, आमिर भाई ने एक बंदे का नाम लिया ना। अभी क्रीम ब्लॉक की ये हाल है, वहाँ पे एक नून लीग के एमपीए हैं और उनके कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके पास ठेके हैं जो बाहर सराउंडिंग में, एक जगह पे नहीं है। चले मेरा इल्जाम है महमूद रशीद भाई, ये इल्जाम होगा, ये गवर्नमेंट तो उसकी नहीं है ना, बिल्कुल ये कर ले कार्रवाई। मैं आपको बताऊं, हमारा मरकजार रोड है, 80 फुट रोड कहते हैं उस पे 2 शादी हाल बने पड़े हैं। एलडीए को दरखास्त दी कि भाई ये शादी हाल हैं, ना इनकी पार्किंग है और ना ये कमर्शलाइज्ड हैं, इनको बंद किया जाए। उन्होंने एलडीए वालों ने वो 2 बंद नहीं किए, और वहां से जो मुझे मैसेज मिला वो उन्होंने कहा जी कि इलाका एमएनए एमपीए जो हैं ये इसके सरपरस्त हैं, हम इनको बंद नहीं कर सकते। मैं आपको क्रीम ब्लॉक आप मुझे बताएं, रोजाना वहाँ शादी है और रोजाना वो रोड ब्लॉक। मैं आपको अभी ये पिछले दिनों ये वाकया आया क्रीम ब्लॉक में, जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो इन्होंने एक वो मॉडल रेडी बाजार बनाए थे। तो क्रीम ब्लॉक के आमिर भाई मोबाइल मार्केट की बैक साइड पे ना जहाँ पे पार्क है, उसके साथ साथ उन्होंने जगह एलोकेट कर दी, एलोकेटेड जगह गवर्नमेंट की तरफ से। उस वक्त के एमपीए ने यहाँ के फतह किया, डीसी आया, ये सीएम की डायरेक्शन पे हुआ शहबाज शरीफ की। अभी ये हुआ है वो जगह खाली करवा के एलडीए का ऑपरेशन करवाया, लोगों का सामान उठा के, तो वहाँ पे रेंट ए कार वालों को खड़ा कर दिया है। अब वो रेंट ए कार वालों जो हैं वो पैसे किसको देते हैं? लीगी रहनुमा को। तो बेसिकली अगर आपने ये एक लाइसेंस देना है ना लोगों की जेबों पे डाका डालने के लिए, तो ये आपकी गवर्नेंस और ये आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की, और ये ही हकीकत है। ये फीसें अच्छा हमें पता है, आपको पता है, इन आमिर भाई को पता है, इन सबको पता है, इनको नहीं पता होता कि 50-50 रुपया ले रहे हैं। सजेशन दे दें और वाइंड अप कर दें इस खबर को। क्या आप 2 हल है, हमें लाहौरी और लुटते जाएं या आगे से रुक जाए, एक ही हाल। नहीं, रुकना कैसे है? रुक कैसे सकते? आपने गाड़ी पार्क की, हमारी आपसे कहता है कम से कम गड्डी की पर्ची 30 रुपए। आमिर भाई मेरे से कुछ 100 रुपया भी मांगेगा, 100 रुपए में दे देते हैं ना। मैं क्या करें? क्यों दें? उसके ऊपर पता क्या लिखा होता है? गाड़ी के नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो फिर आप किस चीज के पैसे ले रहे हो भाई? वो कहता है जी ठेका दिता है माल रोड के ऊपर, मैंने वो दिया, मैंने कहा बाकी 70 रुपए दे, मैं 30 रुपए की पर्ची है। कहता बाकी चाय दे। मैं कहा मैं तो चाय नहीं पिलानी। कहता बहुत जी सर्दी बड़ी है, चाय दे दो, चाय दे पैसे दे दो। अब वो 100 रुपए रखना चाह रहा था, मैंने कहा नहीं, फिर मैं तू इंज कर 50 वापस करना, 20 रुपए तू लल्ला जा। कहना बोझी तो को गड्डी है, तुम मेरे को 50 रुपए वापस। मैं क्या मैं इसलिए ले रहा हूँ, ये गाड़ी जो है ये दफ्तर की है, मैं गरीब आदमी है, तनख्वाह था, तो मेरे 50 रुपए मैंने वापस कर, 20 रुपए तू लल्ला। फिर कम से कम हमें यही बता दें ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। पैसे जाते हैं इनफरादी शख्सियात की जेबों में। तो फिर यही होगा ना कि आपका सिस्टम खराब रहेगा, लोगों को सिस्टम कैसे होना है? जब अगर हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ना, इससे पूछें, ये यहाँ पे हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ना, वहाँ जो पार्किंग प्लाजे हैं वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की फीस क्या और फैसिलिटी क्या है,
और लोगों को इतनी सहूलत है उसकी। नहीं तो फिर अगर इतनी फैसिलिटी हो तो फिर आप ज्यादा पैसे देना भी कबूल कर लेते हैं। कर लेते हैं ना। आपकी अगर आपको गाड़ी मैं की तो आपसे हिफाजत पहले हो, कहा कि हाँ, आपका बिल्कुल। पार्क एंड राइड प्लाजा बना पड़ा है, आपके पास एक मिसाल मौजूद है लिबर्टी वाली, तो आप वो काम क्यों आमिर नहीं भाई करते फिर ये हैं? ठेके खत्म हो जाएंगे ना, चस्ते यही तो खत्म हो मसला है। जाएंगे में ना। पैसे जाने खत्म हो जाएंगे। खैर ये सिस्टम तो इस तरह से चलता रहेगा, आप आउटसोर्स करके भी नतीजा देख लें क्या निकलेगा। फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा कि कुछ बेहतरी आएगी। सियासी असर और रसूख जो है ना वो आपके बहुत सारे मामलात को ले डूबा है, नहीं ठीक हो सकते। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है कि बिजली चोरों को 6.5 अरब रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं जिन्होंने बिजली चोरी किया। अच्छा जी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग का तो खात्मा हो गया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि अल्टीमेटली मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको बिल ज़्यादा आया, महीनों वो चक्कर लगाते रहे, कभी प्रिंट नहीं हो रहा, कभी प्रिंट हो गया है। अल्टीमेटली कहा आपको क्या जाता है, भाई ये वाला बिल पे कर दो, आगे से ठीक हो जाएगा। मतलब आपको इतनी सरदर्द लेने के बावजूद भी बिल कम नहीं होता, वो आपको जमा कराना पड़ता है जिसमें आपका कसूर भी कोई नहीं। वकास अहमद, ये डिफरेंस है मोहसिन नकवी साहब के ख्वाब वो बतौर वज़ीर आला पंजाब थे या इंटीरियर मिनिस्टर हैं या चेयरमैन पीसीबी हैं। आप हमेशा, आप ख्वाह उनके कितने बड़े भी नाक़द हैं, आप फिर भी उनके काम की तारीफ़ करने आप रह नहीं रह सकते उसके बगैर। इतना बड़ा मसला था कि लोग दीवारों में टकरे मार रहे थे, खुदकुशियां कर रहे थे, ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं था। वही माफिया है, वापस मिले, आपको भी पैसे वापस मिले, बिलों की मद में मुझे भी वापस मिले। हम तो भूल गए भाई, उसने वो तो नहीं भूला था। हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे ना कि ये वैसे ही होना है, एक्शन लिया लोग भूल जाएंगे और इंटीरियर साहब, मिनिस्टर साहब किसी और काम में लग जाएंगे। जब भी हमें डेवलपमेंट आती है कि ये हुआ, भाई वो भूला नहीं है, वो डिलीवर कर रहा है, वो फॉलो अप कर रहा है ना। ये एक सिंपल सा फार्मूला है पब्लिक को सुकून देने का, रिलीफ देने का, ना कि वो पार्किंग कंपनी की तरह हम लोगों की जेबों में से डाका डालना शुरू कर दें। अगर इंटीरियर मिनिस्टर थ्रू FIA अपनी जुरिस्डिक्शन के में इतना रिलीफ अगर दे सकता है, थोड़ी सी अगर एहसास इस गरीब आवाम का वापडा वाले या लेस्को वाले भी कर लें तो ये इशू हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाएगा और ये हमारा निज़ाम भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है। मतलब आपको एक बंदा बाहर से पकड़ के बता रहा है कि आप ये चोर हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो जिसका काम था अगर वो भी थोड़ा सा साथ शामिल हो जाए कि सर एक आपने बता दिया, एक मैं खुद कर लेता हूँ, तो आप सोचें कितना ये निज़ाम बेहतर हो सकता है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा बाकी डिपार्टमेंट वालों को भी, भाई इनसे ही सीख लें। इतना चले, इनसे इतना नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा डिलीवर करना शुरू कर दें, बजाय हम खबर सुनते हैं कि फलानी चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, फीसें बढ़ा दी गई हैं। यार बढ़ाएं, सर्विसेज के इवज पैसे लें ना। सही बात है। आप तो नहीं गए, जब आपको ये पैसे ओवर बिलिंग के वापस मिले, आपने कहीं जाए कंप्लेन तो नहीं की थी? हम दे रहे थे ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था। वो वैसे ही वापस आए सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की वजह से। तो ज़रूरी नहीं है कि अवाम जब चीखे टकरे मारे जाके आपके दरो दीवार पर फिर आपको एहसास हो कि हम मर रहे हैं। अवाम का एहसास वैसे ही कर लें। बिल्कुल। क्यों आमिर भाई? आमिर देखिए बात तो बिल्कुल ठीक है। और आप कोई एक महकमा ले लें सरकारी, कोई भी, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो लेस्को है, रेलवे है, आप कोई एक नाम ले, स्कूल एजुकेशन ही क्यों नहीं है, तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक बर्तन बनाते हैं और उस बर्तन के पेंदे में छेद रख देते हैं। आप ऊपर से जितना मर्जी पानी या ऊपर से जितना मर्जी आप अनाज डालते चले जाएं, वो जो छेद है पेट नहीं भरता, वो नहीं भरेगा ना, वो नीचे से निकलता चला जाएगा। यही हुआ है हमारे इदारों के साथ, और इस इदारों के छेद को बंद नहीं किया गया है, चाहे वो PIA है, रेलवे है, मैंने नाम, अब बहुत सारे इदारे आप लोग खुद भी नाम जो आपके जहन में आते हैं सरकारी, उनका लेता चले जाएं। तो क्या था, निगरान गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उस छेद को बंद करने की कोशिश की। बंद तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद भी कोशिश की थी, बंद बांधने की कोशिश कुछ तो किया था, मतलब कुछ तो। अब बाकी गवर्नमेंट्स भी इस पर जरा सा हिस्सा डालें। कोशिश ही थी ना कि आपको 3-4 चले, मैं ये कहता हूँ, मैं तो कभी नाउमीदी की बात ही नहीं करता, मैं कहता हूँ ये 10 साल में ये मामला हल नहीं होगा, 20 साल में नहीं। भाई आप शुरू करेंगे, शुरुआत तो करें ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये शायद हैदर साहब का अभी जो बयान है आज जो इन्होंने ये दिया है ओवर बिलिंग के हवाले से कि 6.5 अरब रुपए के जुर्माने हमने आयद किए हैं। भाई
आपने जुर्माने आयद कर दिए, 6.5 अरब रुपया वसूल भी किया होगा, लेकिन आप ये देखें कि आपके इस साल में मजीद बिजली चोरी बढ़ी है। सिपरा की रिपोर्ट थी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिजली चोरी बढ़ी, लैंड लॉसेस बढ़े। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आपने एक तरफ से रास्ता बंद किया, उन्होंने दूसरी तरफ से छेद करना शुरू कर दिया बर्तन में। आपको ये करप्ट माफिया ख़त्म करना पड़ेगा, ये हर महकमे से ख़त्म करना पड़ेगा। और आपको पॉइंट आउट, मैं ना कल कोई महकमा था, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने उनको सजाएं दी हैं, उनको ज़िला बदर कर दिया है। अच्छा, मैं बड़ा हंसा वो पूरी खबर पढ़ के ना। खबर ये थी कि वो किसी महकमे में चंद अफसरान ने कुछ करप्शन की थी, तो उनको ज़िला बदर कर, यानी एक लाहौर ज़िला से उठाया, उसको लेट से फैसलाबाद के ज़िले में भेज दिया। वो करप्ट आदमी लाहौर से उठेगा जाके फैसलाबाद में करप्शन करेगा? जाहिर बात है। ये क्या सजा? लिखा होता है सजा है। ये किस चीज की सजा है भाई? मुझे भी कुछ समझा। आपने तो उसको उसके काम पे ही रखा, बस जगह चेंज कर दी। आपने उसकी जगह चेंज कर दी, उसके लिए नई पार्टियां नए रास्ते खोल दिए। तो ये कौन सी करप्शन की सजा है? और आपने साथ में ये भी लिखा कि ये करप्शन की सजा है। तो मेरा ख्याल है कि इन काली भेड़ों को अगर पकड़े जाएं तो इनको ना सिर्फ इनको निशाने इबरत बनाया जाए, बल्कि इनकी तस्वीरें अखबारात में छापी जाए और इनकी टीवी पर चलाई जाए कि ये वो काली भेड़ें थी जो भाई चोरी कर रही थी, इनको हमने कर दे, ताकि 4 की तस्वीरें चलेंगी ना तो 40 को इबरत आएगी। सही बात है कि मेरी तस्वीर आएगी तो मेरी बेटी के किसी को डर क्या कहेंगे, मेरी फैमिली में इशू बनेगा, मेरे इन लॉज क्या कहेंगे, मेरी फैमिली वाले क्या कहेंगे कि मैं अपने बच्चों को हराम खिला रहा हूँ। खिला तो आप हराम रहे हैं, डरे भी। इनको डराने के लिए जरूरी है कि आप इनके तबादले दूसरे जिले में ना करें खुदारा, इनको टीवी और अखबारात पर लेकर आए कि ये चोर था, इसने कौम को इतने करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। ये सबूत हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिला सबूत आप सियासी विक्टिमाइजेशन करें। ये खुद डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हाँ डिक्लेयर करते हैं, उनको आप तबादला कर देते तो क्या आप अच्छा मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली का पता मतलब क्या है कि आपको तनख्वाहें मिलेंगी, आप घर बैठेंगे, कहते यार मामला ठंडा हो लेने दे, फिर वापस आ जाना, तो फिर वापस आ जाना। सही बात। आज तक आपके ये बैठा है सामने जो पुलिस वाले मुअत्तल हुए, इससे पूछो ज्यादातर 99% अभी तक बहाल भी हो चुके हैं, जितने भी वाकयात हुए। और दोबारा आके वही कुछ करना। मैं किसी स्पेसिफिक वाकये का कहते ही नहीं हूँ, मैं किसी कोई मॉडल टाउन वाला वाकया या किसी वाकये का नाम नहीं लेता। सारे जो मुअत्तल हुए थे वो अहम पोस्टों पे लगे हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे जो हैं वो उनकी तरक्कियां भी मिल गई हुई। बिल्कुल ऐसे। आमिर भाई टाइम कम है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद आते हैं जी। अगली खबर, बार बार मुहिम चलाने के बावजूद शहर में पोलियो वायरस सिलसिला नहीं थम सका। ये बहुत बड़ा संगीन मसला है। पूरी दुनिया इस टाइम पोलियो फ्री हो चुकी है, लेकिन हम अभी भी नहीं है। आमिर भाई, हमारे अलावा भी एक आध मुल्क है, अफगानिस्तान है जो है। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप शहर को अगर आप पोलियो फ्री करना चाहते हैं तो आपके तमाम बस अड्डों पे सर्टिफिकेशन और इंजेक्शन लगाने का काम या कतरे पिलाने का जो भी आप करते हैं वो एंट्री एग्जिट पॉइंट एंट्री पॉइंट्स के ऊपर आप रखें। भाई जो कतरे पिलाता है उसको, सऊदी अरब जाएं तो आपको उम्रे के लिए भी जाना है तो आपको कतरे पीने पड़ते हैं ना जी। जो पिलाए वो शहर में आके कारोबार करे, काम करे, रहे, उसको वेलकम। लेकिन जो नहीं पिलाता है उसको वहीं से कहें भाई ये अगली बस है, तू वापस डिपोर्ट कर दे। जो लफ्ज यूज करते हैं ना उसके लिए नहीं, तो अब ये टीमें तो बिठाएं ना, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी है वो तो टीमें बिठाएं, लेकिन इसके लिए कानून बनाएं कि लाहौर में वही रह सकता है जो कतरे पिलाएगा और उसको सर्टिफिकेशन उसके पास होगी। जिस तरह से आपने कोविड का कार्ड रखा हुआ था, ये कार्ड जिसके पास होएगा वो रह सकता है शहर के अंदर, चाहे आमिर है, चाहे वकास है, चाहे अना है। जिसके पास ये कार्ड होएगा कि उसने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई। देखिए अगर आपने शहर को साफ करना है ना किसी चीज से, तो आप उसके लिए कानून साजी करें। ये आप कहें ना कि आप मुहिम चलाएंगे, आप उस पर कोई नहीं, आमिर भाई मुहिम वाला काम नहीं है, ये आपको रूटीन में करना है काम, और ये पूरे मुल्क में करने वाला काम। मैं ये सिर्फ ये लाहौर शहर की तो मैं अक्सर मिसाल, क्योंकि हम हैं शहर लाहौर के, यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स के ऊपर वो कार्ड दिखाना लाजमी कि आपने अपने बच्चे को पोलियो, और वो कार्ड किसी सूबे का और सूबे का ना हो, लाहौर शहर का कार्ड है। ये मैं आपको बताऊं, ये अगर आपने ये कर दिया ना तो जली कार्ड और लाले मुसी हो तो पासपोर्ट बन जाते हैं सर जली। ये अभी जो 35 डूबे वो पासपोर्ट ही बने, तो जली तो कार्ड बनाना कौन सा इनके लिए काम है। लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन का कार्ड होएगा तब आप उस शहर में कारोबार कर सकते हैं, रह सकते हैं। मेरे पास 10 सेकंड है आमिर भाई, मुझे वाइंड अप करना है। और एक चीज
कि अगर बार बार आप शहर में एंटर हो रहे हैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये पोलियो के कतरे बार बार पीएंगे, इसका नुकसान कोई नहीं भी पीने, आप कार्ड भी एक दफ़ा बना होगा, महीने में एक दफ़ा आपने पी लिए, वो कार्ड भी दिखा देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पर आपको काम ज़रूर करना होगा, अदरवाइज़ ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम गुफ्तगू करने वाले हैं नया शहर रूडा जो आबाद किया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी से काम जारी है। अपडेट्स तो लेंगे कहाँ तक काम पहुँचा है और अभी तक डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको नए शहर की तरफ जाना है। मौजूदा सूरत हाल जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, अभी रिसेंटली स्मॉग से जान छूटी, तो तजावुज़ात का मसला जो कि हमेशा ही रहा, फिर ट्रैफिक के मसाइल, बेतहाशा इशू। आपको नए शहर आबाद करने की ज़रूरत, जिस तरह से आबादी बढ़ती चली जा रही है, अल्टीमेट आपके पास सोल्यूशन एक, या अदरवाइज ये शहर मसाइल का गढ़ बनता चला जा रहा है। ऐसे में ये जो नया शहर आबाद किया जा रहा है, बेसिकली इसका प्लान क्या था, क्या आइडिया था, किस तरह से इसको फॉलो किया जा रहा है, अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, कहाँ तक काम पहुँचा है और प्लान ये कब तक का है कि इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल रूडा काशिफ कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बेसिकली मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, देयर इज़ आइडिया ना जिसको आप फॉलो करते हैं, तो व्हाट वाज द आइडिया, क्यों आपको ये ख्याल आया कि एक नया शहर होना चाहिए? देखिए, ये तो ग्लोबल फिनोमेना है कि जहाँ पे जो शहर जो है एक सर्टन एज पे पहुँच जाते हैं तो दे काइंड ऑफ अट्रैक्ट सर्टन प्रॉब्लम्स। लाहौर बीइंग लाहौर, वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 मिलियन की पॉपुलेशन हमारी है। इसमें दो फिनोमेनास हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि यू हैव अ पॉपुलेशन सर्ज, आपके ज्वाइनिंग टाउन जितने भी लाहौर के करीब हैं वहाँ से लाहौर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैप्चर करने के लिए, एजुकेशन की हैं, जॉब्स की हैं, बाकी एक फेस्टिविटी की हैं, लाहौर इज़ मेट्रोपोलिस, तो लोग आते हैं यहाँ पे। तो 3% का तकरीबन सर्ज है आपका। उसके अलावा आपकी एक पॉपुलेशन सर्ज है जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.56% के ऊपर है। तो ये तो फैक्ट्स हैं जो लाहौर के हैं, जिसकी वजह से हमें ईदर वी हैड टू अपग्रेड लाहौर, तब 13 मिलियन पे ऑलरेडी बैठे हुए, कितना अपग्रेड करेंगे, और एक सर्टन एज पे भी शहर पहुंच चुका है जो ग्लोबल फिनोमेना मैंने कहा। तो मेन विजन यही है कि लाहौर को फर्दर हम अपग्रेड नहीं कर सकते, वरना ये प्रॉब्लम्स जो हमारे हैं, कंजेशन के हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस हैं, स्मॉग का आपने जिक्र किया, वो रहेंगे उसी तरह। तो इसका मतलब ये है कि पोल्यूशन इतनी ज्यादा होती जा रही है, ग्रीनरी कम होती चली जा रही है, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती चली जा रही है, तो ऐसे में फिर ज़रूरत यही थी कि आप एक नए शहर की तरफ चलें। नए शहर के कुछ फीचर्स बता दें। नए शहर में देखिए, इट हैज़ टू बी कंप्लीट इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम का मतलब है कि जहाँ पे जो लोग भी आए रहे वहाँ पे उनको एक मॉडर्न लिविंग मिले, स्मार्ट सोल्यूशन बेस्ड हो, ये टाइम की जरूरत है। और उसके अलावा ये हो कि वहाँ पे वो ना सिर्फ रहे बल्कि वहाँ पे वो काम भी वहीं पे कर सके, बजाय कि कम्यूट करके कहीं और जा रहे हो, और वहाँ पे एंटरटेन भी हो सके। इट हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, रेजिडेंशियल भी होगा, कमर्शियल भी होगा, बट देन यू हैव टू हैव द कॉम्प्लीमेंटिंग जोन्स विद इन इट एज वेल। इसमें आपका एंटरटेनमेंट का फिनोमेना है, एजुकेशन का फिनोमेना है, आपका हेल्थ का फिनोमेना है। वो आपके पास बुनियादी ज़रूरियात है ना, आपकी हेल्थ फैसिलिटी आपके डोर स्टेप पे होनी चाहिए, आपको एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, फिर आपके पास एंटरटेनमेंट। पार्क्स हमारे यहाँ इतने कम हो गए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब मैं तो गली मोहल्लों में देखती हूँ लोगों को क्रिकेट खेलते हुए, जो एक टाइम पे लोग पार्क्स में खेलते थे, अब वो सारे पार्क्स या तो ख़त्म हो गया या तो वीरान है। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेजर इश्यूज जो हैं, मैं अपने शहर के अगर मैं खुद देखूं तो बहुत बड़ा इशू इस टाइम है जी, आपको ट्रैफिक की हर जगह नज़र आ रही है, पोल्यूशन है, पानी कम होता चला जा रहा है। सो इन इश्यूज को कैसे देखा जा रहा है? सो आना जो रूडा का या रावी शहर का जो सबसे बड़ा फिनोमेना था, जिसकी वजह से ये जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, वो डिप्लीशन ऑफ द वाटर है। लाहौर का जो पानी है इस टाइम पे वी हैव गॉन डाउन टू अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 फीट एक्चुअली डाउन देयर, और स्टडीज ये बताती हैं कि अगले 5 साल के अंदर अगर हम इसको नहीं एड्रेस कर पाए और रावी को हमने ना एड्रेस किया तो वी विल बी नॉट हैविंग एनी वाटर एट ऑल। तो उसका मतलब ये है कि इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये था कि रावी को रिजुविनिएट करना है, और उसके दोनों एस्ट्राइड्स पे, जिस तरह दुनिया भर में होता है, उसके दोनों एस्ट्राइड्स पे हमने पॉपुलेशन को जो है मैनेज करना था थ्रू अर्बन प्लानिंग। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग यहाँ पे। तो उसमें यह है कि हमने मुख्तलिफ फीचर्स रखे हैं जो मैंने आपको पहले बता रहा था कि मुख्तलिफ जोन हैं जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
टोटल इसमें तीन फेजेस हैं और 9 हम प्रीसेंट्स इसको कहते हैं। अगर आप यूके या यूएस में देखें तो वहाँ पे बोरोज होते हैं, तो यहाँ पे 9 प्रीसेंट एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट है और हर प्रीसेंट का कंप्लीट इकोसिस्टम है और उसमें जो हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज, हाई स्ट्रीट्स है, एजुकेशनल कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे हर एक में होंगे। तो यू डोंट हैव टू गो टू सम अदर प्रीसेंट क्योंकि वहाँ पे एक ही हर प्रीसेंट का अपना एक इकोसिस्टम है। दैट्स रियली ग्रेट। मुझे ये बता दीजिएगा कि अभी जो एक बहुत बड़ा इशू मुझे खास तौर पे लाहौर में नजर आ रहा है ना, हम इसको बागों का शहर कहते थे और आपको बड़े खूबसूरत चरिंद परिंद नजर आते थे, अब नहीं नजर आते हैं। सो हमने ग्रीनरी की तरफ जाना है। अल्टीमेट सोल्यूशन एक यही है कि अगर आप अपनी फिजा को साफ रखना चाहते हैं तो इस पे कैसे काम किया जा रहा है? सो ना इसमें इस टाइम पे लाहौर की अगर हम बात करें तो आज के दिन में वी आर सिटिंग एट 2% ऑफ द ग्रीन हाउस, जो ग्रीनरी की जब बात करते हैं। सो जो रूडा का मैंडेट है उसमें हमने मैंडेट ये किया हुआ कि 30% ग्रीनरी पे हमने जाना है। सो ओवरऑल रूडा में इट्स नॉट अबाउट द ओनली अर्बन डेवलपमेंट बट 30% ग्रीनरी होगी, जिसमें जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं जो रेजिडेंशियल कंपोनेंट्स डेवलप करते हैं, कमर्शियल कंपोनेंट्स, उनको ये मैंडेट किया गया है कि दे हैव टू लीव एक्स अमाउंट ऑफ द ग्रीनरी ओवर देयर। सो वो फ्रॉम 2 to 3% वी आर गोना गो टू 30%, 10 टाइम्स जंप। एक सेकंड प्लस हमारे पास जो रिवर का फिनोमेना है, तो रिवर तकरीबन 11% कंट्रीब्यूट करता है, सही, जो कि जो आपका ब्लू फिनोमेना है। तो ग्रीन फिनोमेना एक है और उसके बाद ब्लू फिनोमेना। उससे आपके स्मॉग का भी चैलेंज एड्रेस होगा और एनवायरनमेंट का ओवरऑल जो मरीन लाइफ या आपने बात की कि यहाँ पे जो परिंदे वगैरह नहीं आते, तो वो भी एड्रेस होएगा। ये पैरेलल चीज़ें चल रही हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ है। काशिफ साहब मुझे ये बताइएगा, हम अगर मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे पास मिसाल अपने शहर की है ना, सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि आपको रिहायशी इलाकों में ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं जो कि स्मॉग की बड़ी वजह बन रही हैं, जिनकी वजह से रिहायशी इलाकों में लोग बेचारे परेशान हैं। घरों के नीचे आपने फैक्ट्रियाँ बना दी हैं, आप अंदरून शहर वाली साइड पे चले जाए, बंद रोड वाली साइड पे। सो हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ी मुश्किल मैनेज हो रही है कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलहदा से रखें, रिहायशी इलाका अलहदा से रखें। सो इस चीज़ को प्लान किया जा रहा है कि लोगों को कम से कम इन मसाइल से हम आने वाले टाइम में बचा सकें। सो यहाँ पे ना हमारे अर्बन गाइडलाइंस हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दे हैव टू बी प्रिसाइसली, दे हैव टू फॉलो दोस अर्बन गाइडलाइंस, जिसमें एक सर्टेन परसेंटेज एलोकेशन है रेजिडेंशियल की, कमर्शियल की, हेल्थ की, एजुकेशन की और तमाम बाकी जो फिनोमेनाज हैं। तो आप एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, वो तो नामुमकिन है। क्योंकि ये नई डेवलपमेंट है तो हम आज के दिन इसको फॉलो कर सकते हैं। जो लाहौर आज के दिन में वहाँ पे बहुत ही हैफेजर्ड चीज़ें हो रही होती हैं और उसमें बाज़-औक़ात इरेगुलरिटीज हो जाती हैं। यहाँ पे इस तरह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिस्क्राइब्ड है, प्लान करके प्लान ऑलरेडी बनाना, बिल्कुल। तो उसको हम उसको फर्दर कोई चेंज करने का कोई पॉसिबिलिटी किसी के पास भी नहीं होगी। बिल्कुल। अब इशू क्या है यहाँ पर कि आपके इतने इतने बड़े प्लाजाज बन गए, पार्किंग नाम की चीज नहीं है, शादी हॉल्स बन गए, पार्किंग नाम की चीज नहीं है। सो इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा कि कम से कम अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी है तो उसको लाजम मलजूम किया जाए? यहाँ पर तो हम देखते हैं कि फायर इंसिडेंट हो जाते हैं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, कोई आपके पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि फायर की सूरत में आप कम से कम लोगों को फैक्ट्रीज में सेफ रख सकें। बड़ी ज़रूरी चीज़ें। ये आना बहुत रेलिवेंट बात है। जो अर्बन डेवलपमेंट गाइडलाइंस की जो बात करते हैं, इंजीनियरिंग गाइडलाइंस की बात करते हैं, उसका रीज़न यही है कि वो तमाम चीज़ें इन्फोर्स करना ज़रूरी है। सो वी हैव विद इन द रूडा वी हैव द इन्फोर्समेंट विंग जो कि इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करेगा कि बिल्डिंग गाइडलाइंस जो हमने दी हुई हैं, बिल्डिंग के जो बायलॉज दिए हुए हैं, उनको फॉलो किया जाए और वो रूथलेसली इसको फॉलो किया जाएगा। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जी। मैं तो इसीलिए इन सब चीज़ों का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि यहाँ बैठ के जब आप ये न्यूज़ पढ़ होते ना, फलां फैक्ट्री में आग लग गई और वहाँ पर कोई भी ऐसा इमरजेंसी एग्जिट नहीं था या फायर सेफ्टी आलात मौजूद नहीं थे, बड़ा अफसोस होता है। प्रॉपर इसमें बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होंगे जो कि उसको फॉलो किया जाएगा और उससे ये चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। दैट्स रियली ग्रेट। कुछ कैटेगराइज बता दें, कमर्शियल आपकी एरिया जो है उसकी एक्टिविटीज़ कहाँ तक पहुँची हैं, रिहायशी इलाके में कहाँ तक डेवलपमेंट हो चुकी है? सो हमने चूँकि हमारा मेनली जिस तरह मैंने बताया कि रिवर वॉज द फिनोमेना जिसकी वजह से सारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि हमारा 9 किलोमीटर का जो रिवर का पार्ट है, टोटल रिवर एक्चुअली 46 किलोमीटर है और इसको हमने जिस तरह मैंने बताया कि फेजेस में हमने किया हुआ डिवाइड। तो पहला जो हमने मेजर प्रोजेक्ट हमने किया है वो रिवर का 16 किलोमीटर से 9 किलोमीटर का काम हम कर रहे हैं इस टाइम पे एज वी स्पीक और वहाँ पे बहुत ही जो है काफ़ी हद तक डेवलपमेंट एडवांस हो चुकी है। ए सेकंड, हमने इंडस्ट्रियल एरिया को रिवैम्प किया है ताकि वहाँ पे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकें और लोगों को पाबंद कर सकें कि वहाँ पे अब हमने इन्वेस्टमेंट की, अब आप ये जो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो कि माहौल को नुकसान पहुँचाते वो ना करें, तो उस पर हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है।
इसके अलावा फिर हमने एक महमूद बूटी नामी एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे एक बहुत बड़ा आपने डंप देखा है, उसको हमने कम्प्लीटली रिवैम्प किया है और उसको हम वहाँ पे एक सेंट्रल पार्क बना रहे हैं। प्लस हम वहाँ तकरीबन 5 मेगावाट का एक सोलराइजेशन का प्लांट लगा रहे हैं ताकि ग्रीन एनर्जी क्रिएट की जाए। ये तो वो प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंट बेस्ड है। रेजिडेंशियल बेस्ड जो है हमने एक 3 प्रोजेक्ट टाइम पे स्टार्ट किए हुए हैं। चहारबाग हमारा एक एरिया है, ग्रेटर चहारबाग, उसमें चहारबाग एक प्रोजेक्ट है, फिर चहारबाग इनक्लेव है। चहारबाग इज़ अ वेरी हाई एंड प्रोजेक्ट। चहारबाग इनक्लेव इज मेंट फॉर दोज पीपल जो कि हाई मिडिल इनकम या मिडिल इनकम के लोग हैं। तो उनकी जो पेमेंट प्लान इस तरह से डिफाइन किए गए हैं ताकि वहाँ पे वो लोग भी आ सकें। और उसके अलावा लो कॉस्ट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, जो सीएम साहबा का व्यू है कि हम लोगों को प्रिविलेज कर सकें जो बेचारे लो कॉस्ट इनकम के लोग हैं। तो वो भी हमने एक प्रोजेक्ट किया है, 15 जनवरी को इंशाल्लाह हम उसको भी साइन ऑफ आई रियली अप्रिशिएट कि उन तमाम लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। ऑब्वियसली सैलरी पर्सन हमारे शहर में, हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में है। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है, प्लॉट लेना चाह रहा है, तो क्या प्लान होता है उसके लिए? क्या आपकी वन विंडो पे आप जाके वो तमाम इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है? और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोग बेचारे पैसे देते रहते हैं, एंड पे जाके पता चलता है कि भाई ज़मीन कहाँ है, कुछ पता नहीं। ये इश्यूज तो नहीं होंगे यहाँ? रूडा की सबसे जो बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना, मैं आपको बताऊं, वो ट्रांसपेरेंसी है। ग्रेट। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट बैक्ड है और नथिंग कैन गो अवे। सो जो लैंड हम बाइंग करते हैं, जब हम लैंड कंप्लीट बाइंग कर लेते हैं उसके बाद ही प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास 1000 प्लॉट्स हों और हम 10,000 प्लॉट फाइल्स मार्केट में डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। सो वन विंडो पे लोग जब हम प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं तो पीपल कैन ऑलवेज कम ईदर थ्रू दी वेबसाइट, उसमें डायरेक्ट लिंक है, वहां के थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है। और इसे पोर्टल पेमेंट की भी बहुत ट्रांसपेरेंसी है, पोर्टल के थ्रू पेमेंट्स भी हो सकती हैं। सेकेंडली जो रूडा के ऑफिस है वहाँ पे वन विंडो का भी ऑप्शन है, वहाँ पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी आके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रिंट सिस्टम ओवर है। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, अभी ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आप। वेलकम बैक वंस अगेन। सो रूडा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, काशिफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूछना ये है कि प्लान कितनी देर का है, ये नया शहर कितनी देर में आबाद होगा और प्रॉपर इसकी शक्ल सामने आएगी? सर क्या प्लान है आपका? मास्टर प्लान होता है ना जिसको आप फॉलो कर रहे हो? श्योर जी। देखिए 3 फेजेस का मैंने जिक्र किया आपको। जो फेज 1 सबसे बड़ा है 66,000 एकड़, वो पहले 7 सालों में इसको कंप्लीट होना है इंशाल्लाह, और वो बिल्कुल ऑन दी गो है और बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। टोटल प्रोजेक्ट का जो आउटलुक है वो 15 ईयर्स तकरीबन जो है, जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, उसको हम फॉलो कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। सही। सो रिसेंटली यूके में आपकी एंगेजमेंट्स हुई, सो मुझे वो बता दीजिएगा कि क्या प्लान है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़ेर गौर? जिससे मैंने आपको बताया कि जो हमारे कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एज अ सिटी, एज अ लाहौर, एज अ प्रोविंस, वी आर स्ट्रगलिंग टू नॉट टू हैव अ वेरी गुड क्वालिटी एजुकेशन। सो our endeavor was to bring some good quality education from UK. Great. So हमारे पास वैसे different models में already यहाँ पे UK यूनिवर्सिटीज़ काम तो कर रही हैं, but our thing was कि हम UK कैंपस यहाँ पे लेकर आए। तो UK जाने का मेन मकसद ये था कि वहाँ पे 7 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी मीटिंग हुई और उसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ ने हमसे साइन अप किया है और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर we will have the UK universities campus in Pakistan, That's really great. रूडा एरिया इंशाल्लाह। यानी वो एजुकेशन जो आपको बाहर के मुल्क जाके हासिल करनी पड़ती थी, वो आपको यहाँ पर कहीं कम कीमत में यहाँ पे इंशाल्लाह मिलेगी। चलिए, दैट्स रियली ग्रेट। सो मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगी, ख़ास तौर पर इस नए शहर से रिलेटेड, यहाँ पर काम की रफ्तार से रिलेटेड कुछ अगर आप कहना चाहें। आई थिंक हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, हमें सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, जो हमारे एंड यूज़र है, जो हमारा जो भी ऑडियंस है, वो गवर्नमेंट है या जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, उनको इसका ओवरऑल विजन समझने की ज़रूरत है। बिकॉज चेंज मैनेजमेंट इज़ नॉट ईजी। जब भी कौमों की तकदीर में चीज़ें चेंज होती हैं, लोग रेजिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा फिनोमेना है। तो मेरा ख्याल ये है कि आप इस चेंज को समझें, उसको एम्ब्रेस करें और पॉजिटिवली लें, क्योंकि वी आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग अनदर दुबई, अनदर मलेशिया, अनदर यूके। वी हैव दैट कैपेबिलिटी। जस्ट अबाउट कि हम इसको चेंज को एम्ब्रेस करें सही तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही, और आपको ये कुछ इश्यूज से गुजर के ही बड़े काम जो हैं वो होते नज़र आते हैं। मैं आपसे एक एंड पे ज़रूर पूछना चाहूँगी, अगर लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ इश्यूज हैं, कोई चीज़ डिस्कस करनी है, तो आपका कोई वन विंडो जहाँ लोग आएँ और वो तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकें? जी, से 2 ऑप्शन है। यहाँ तो आप वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं,
या info@ruda.government.pk है, वो भी आप अप्रोच कर सकते हैं। वन विंडो डेफिनेटली इज अवेलेबल एनी टाइम, यू कैन गो देयर एंड सीक द इंफॉर्मेशन। तो दैट्स चलिए जी, वो लोग जो कि किसी भी मामले में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इनका वन विंडो भी मौजूद है, बाकी आप वेबसाइट के थ्रू भी तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का Thank you, बहुत Anna. बहुत Really शुक्रिया। appreciate थैंक यू। it. Thank you. हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। वेलकम बैक। और महंगाई से परेशान आवाम जो कि सस्ता प्रोटीन, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है तो सर्दी से बचने के लिए अभी रिकमेंडेड क्या होता है कि जी आप अंडों का इस्तेमाल करें, चिकन का इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल करें। ऐसे में जिन लोगों की जेब इजाज़त नहीं देती है, शादियों के फंक्शन पर लोगों के पास ऑप्शन क्या होती है, अच्छा अगर आप मटन नहीं कर सकते तो आप चिकन के ऑप्शन रख लें, अच्छा आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप मटन अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप चिकन बना लें। सस्ता प्रोटीन कहा जाता है ना। आपको सर्दी में अगर सर्दी की शिद्दत से बचना है, आप सूप बना रहे हैं, घर में अगर कोई लवाजमात बना रहे हैं तो चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ऐसे में लोग क्या शिकायत कर रहे हैं कि जी जैसे जैसे मांग बढ़ती चली जा रही है, कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। आज का रेट है 595, तकरीबन 600 रुपये। एक ये इशू, और सेकेंडली वो एक गिरा फरोशी जो आप डिफरेंट इलाकों में चले जाएँ तो रेट अलहदा से ही होता है। आप सरकारी रेट तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, बाकी इलाकों में क्या रेट है वो आपके अपने अपने इलाकों में समटाइम हमें कोई 5-10 रुपये ज़्यादा भी नज़र आ रहे होते हैं। अब शहरियों के बहुत सारे सवालात हैं। वो सवालात ये हैं कि क्या अंडों की कीमतों में ये अगले 2 महीनों में इजाफा होने जा रहा है, क्या चिकन के रेट भी बढ़ते चले जाएंगे, इसकी रीज़न क्या है, क्या इसकी मांग बढ़ती चली जा रही है, ये रीज़न है। सो लोग परेशान भी हैं कि सस्ता प्रोटीन भी उनकी पहुंच से दूर होता चला जा रहा है। मियां तारिक जावेद साहब, सदर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। जी थैंक यू सो मच। लोग परेशान हैं कि जिसे सस्ता प्रोटीन कहा जाता है, अब लोगों को इस टाइम ज़रूरत भी इसकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी चीज़ों की तरह ये भी महंगा होता चला जा रहा है। क्या वजह है? असल में इसको सस्ता प्रोटीन जो नाम दे दिया गया है ना, वही गलत है। इसको अच्छा प्रोटीन, अच्छा मैंने कहा शायद महंगा प्रोटीन नाम रख नहीं, इसको अच्छा प्रोटीन जो है ना वो नाम देना चाहिए था। देखें जहाँ तक कीमतों का तल्लक है वो हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन मुर्गी की कीमत का मुआवजा हम आज से 10 साल पहले की मुर्गी के से ही करते हैं। अगर इसका मुआवजा हम दालों से, सब्जियों से, मटन बीफ से, मछली से करें तो ये आज भी वैसे सस्ता ही है। लेकिन वजह यह है कि जैसे जैसे फीड की कीमतें बढ़ती हैं, इसके चूज़े की कीमतें बढ़ती हैं। अब देखें जो चंद दिन पहले 150 का चूज़ा था वो आज 200 का कर दिया गया। फीड की कीमत जो अब कम होनी चाहिए थी इंग्रेडिएंट सस्ते होने की वजह से, वो नहीं की जा रही। तो मुर्गी के तैयार होने में जो असबाब हैं, अगर वो ही महंगे हो जाएंगे तो मुर्गी कैसे सस्ती होगी। जो रेट इसका चल रहा है और हमेशा से चलता है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है। पिछले दिनों जब पैसे बचे लोगों को तो सब ने मुर्गी डाली और वो प्रोडक्शन बढ़ गई, बड़ी सस्ती बिकी, और आप लोगों ने उस वक्त कोई तवज्जो नहीं की कि आवाम को अब सस्ती प्रोटीन मिल रही है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। बहरहाल आवाम ने खाई, और जब आवाम को सस्ती मुर्गी मिली तो उन्होंने बेतहाशा खाई, यहाँ तक कि वो मुर्गी पीछे प्रोडक्शन जो थी वो उसमें कमी आ गई। अब मुर्गी की प्रोडक्शन में कमी हुई है, और उसकी वजह यह है कि एक तो चूज़ा ही कम डाला गया महंगा होने की वजह से, एक जो मौसमी हालात है इसकी वजह से भी लोगों को फिक्र होती है कि इसमें बीमारी वगैरह ना आ जाए, नुकसान ना हो जाए। तो इस वक्त प्रोडक्शन कम हुई है। डिमांड का मसला नहीं है, डिमांड तो हमेशा से ही होती है, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी हुई है, और जो आने वाले दिन है उसमें ये कमी मज़ीद मतवक्को है। उसकी वजह वही है कि सस्ता चूज़ा होगा तो कमी होगी प्रोडक्शन में तो रेट भी बढ़ेंगे। ये प्रोडक्शन में कमी होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। जाहिर है अगर 100 मुर्गी तैयार है और खाने वाले 120 हैं, 10 हैं या 130 हैं तो वो उसका तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, और डिमांड बढ़ने की वजह से फिर इसकी कीमत में इस्तेकाम आता है। दूसरे नंबर पे ये जो रेट चल रहा है जो आपने बताया सरकारी रेट, इस रेट पे कहीं भी मुर्गी अवेलेबल नहीं है। ये एक बोगस रेट है जो गवर्नमेंट ने सिर्फ पता नहीं किसको मुतमइन करने के लिए दिया। जैसा कि इसका मैकेनिज्म चल रहा था रेट का, उसके मुताबिक ये रेट नहीं दिया रेट पे मिलती है मार्केट में। इससे 20 से 25 रुपए ज़्यादा रेट है जो एक्चुअल रेट है। ये गवर्नमेंट ने 383 जिंदा का रेट फिक्स कर दिया, वैसे ऊपर वो लिस्ट जाती ही नहीं, खा कुछ भी हो जाए। ये भी एक बहुत गलत इकदाम है। एक तो लोगों को धोखे में रखा जाता है, एक वो फार्मर जिन्होंने इस रेट को लेके आगे प्रोडक्शन बढ़ानी है वो भी डिस्करेज होते हैं। तो इसको अगर कंज्यूमर की बेहतरी करनी है तो इसको खुला छोड़ देना चाहिए, अपनी मर्जी डिमांड एंड सप्लाई से ये ऊपर जाए नीचे जाए।
अगर पैसे लोगों को बचेंगे वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ये सस्ती हो जाएगी। इसको सस्ती करने का एक ही दीजिए कि इसको ओपन छोड़ दिया जाए। यानी आप कह रहे हैं इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं इसकी होना चाहिए प्रोडक्शन government बढ़ाई, का? इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। जब प्रोडक्शन गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस ना रखे, नहीं चेक एंड बैलेंस पहले कौन, प्राइस अगर चेक एंड बैलेंस कौन सा रखा है? चूजे वाला अपनी मर्जी कर रहा है, फीड वाला अपनी मर्जी कर रहा है, फार्मर अपनी मर्जी से मुर्गी बेच रहा है, अपने रेट पे बेच रहा है, सप्लाई वाला अपनी मर्जी से मुर्गी उतार रहा है। अब एक गरीब दुकानदार जो 50 किलो 100 किलो बेचने वाला है, उस पर आगे चेक एंड बैलेंस जो है ना वो फोकस हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं। सही कह रहे हैं आप, यानी पीछे से जो इश्यूज है उनको नहीं मैंने बताया ना कि इसके असबाब सस्ते करने पड़ेंगे। फीड के लिए सस्ता करना पड़ेगा, चूजे को सस्ता कराना पड़ेगा। अब बिजली महंगी करते वक्त हुकूमत नहीं सोचती, डीजल महंगा करते वक्त हुकूमत नहीं सोचती, टैक्सेस बढ़ाने के वक्त हुकूमत नहीं सोचती, और सस्ता करने के वक्त एक दुकानदार जो किसी तरह भी उसका जिम्मेदार नहीं, उस पर आगे FIR हो जाती है, उस पर आगे चढ़ाई हो जाती है। आने वाले दिनों में क्या बिजली मजीद चिकन मजीद महंगा होने वाला है? असल बात तो यह है कि हम अंदाजे लगाते हैं, इसमें कोई हतमी बात नहीं होती। हम सोच रहे होते हैं कि महंगा हो जाएगा, अल्टीमेटली खुद ब खुद किया जाता है क्योंकि शादियों का सीजन है। नहीं 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 नहीं, ये बात सिरे से गलत है। अच्छा, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, न हुकूमत इसको सस्ता महंगा कर सकती है और ना हम लोग इसको सस्ता महंगा कर सकते हैं। ये एक जेहन में बैठा लें बात। ये सिर्फ और सिर्फ जब सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ता है। लेकिन तारिक साहब आपकी बात मैं मान लेती हूँ, बट हमेशा इस सीजन में ये देखने में आता है क्योंकि शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि 1 महीना पहले भी तो शादियों का सीजन था ना, और गोश्त 400 रुपये 390 रुपये 380 रुपये बिकता है। उस वक्त शादियों का ज़्यादा जोर था इस वक्त की निस्बत। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ने से इसकी कीमत कम होगी, और पिछले दिनों 100 रुपये फी किलो नुकसान में बेचना पड़ा है फार्मर को। अच्छा, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, उतनी डिमांड आगे नहीं बनी थी, हालांकि फुल शादियों का सीज़न था। तो वो जेन से निकाल दें कि ये सर्दियों में महंगा होता है, गर्मियों में किसी वक्त भी महंगा सस्ता हो सकता है। अंडों की कीमतों में भी इजाफा हम देख रहे हैं। अंडे तो देखें, एक चीज़ है कि सर्दी में उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तो जब इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे भी तलब और रसद वाला सीन है। सेम तलब और रसद वाला। असल में इसमें ये बात है ना कि जब इसकी डिमांड बढ़ती है तो इसकी प्रोडक्शन को फौरी तौर पे बढ़ाया नहीं जा सकता। आप चीनी है गोदामों से निकाल लेंगे, आप दूसरी चीज़ें दालें हैं गोदामों से निकाल देंगे, ये किसी गोदाम में नहीं जाती। इन्होंने जिंदा लाइव बिकना है, और ये जब तैयार होती है तो इसने अपने साइकिल के मतलब 2-3-4 दिन के अंदर बेचना है। इसको 3-4 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता। सही, उसी वजह से कि इसकी कीमतों में तसलसल नहीं होता। तो ये जब भी डिमांड ज़्यादा होगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फौरी तौर पे रेट बढ़ेगा, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो फौरी तौर पे कम भी हो जाएगा। सही, इसलिए इसको किसी माफिया का नाम देना या दूसरी ऐसी बात करना वो सिरे से गलत है। सही। आने वाले दिनों में जो हमें पोजीशन नज़र आ रही है, जैसा कि आज चूज़ा 200 रुपये का कर दिया, मतलब 30 से 40 रुपये, तो इसमें फ़र्क आ गया 1 हफ्ते में। इसी तरह फीड है तो ये शायद मज़ीद महंगा हो जाए। सही, यानी अंडों की कीमतों में भी इजाफा होगा, चिकन की कीमत जी, अंडों की कीमत में भी इजाफा होगा और चिकन की कीमत में भी इजाफा मुतवक्को है। कम से कम 2 महीने के लिए तो ये आने वाले दिनों में कंफर्म है ना, क्योंकि अंडे वाला का तो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों के पास वो स्टोर भी 15-20 दिन 25 दिन का हो जाता है। लेकिन चिकन की कीमत जो है ना 1-2 महीने इस्तेहकाम का शिकार रहेगी, और उसके बाद थ्रू आउट 1 साल पूरा जो है ना ये डाउन रहेगा। ठीक है, चलें जी। अभी तो फिलहाल कह रहे हैं जी सस्ता प्रोटीन ना कि इसको अच्छा प्रोटीन के, ये अच्छा प्रोटीन आपको महंगा खरीदना पड़ेगा। असल में ना ये प्रोटीन इस तरह की है कि ये लोगों की ज़रूरत है, लोगों को इसको प्रोटीन समझ के लेना चाहिए, मेडिसिन समझ के लेना चाहिए कि इसके खाने से जो उनको कुव्वत मदाफत उनकी बढ़ेगी, वो बाद की बीमारी से जान छुड़ाएगी। बट स्टिल आपको चिकन भी अगर खरीदना है तो बहुत ज़्यादा मोहतात रह के खरीदना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दूसरा फिनोमिना भी पता है। बाकी आपके लिए इस सीज़न में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब लोगों के लिए, और आज के शो का मकसद भी ये था कि आपको बता दें कि कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है, और आने वाले दिनों में अगर इजाफा होगा तो उसकी रीज़न क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक। आज जिनकी बर्थडे है 31 दिसंबर और कल है जी साल का पहला दिन, तो चलें जी 31 दिसंबर को जिनकी बर्थडे उनको विश करे जा रहे हैं नबील चौधरी, मोहम्मद इरफान मजीद, मियाँ मोहम्मद इलियास, अनफिल एहसान है, नदीम की बर्थडे है, और इसके बाद जी मुदस्सर अली, राना इजाज, तसव्वुर अली, मोहम्मद अर्शमन, और इसके बाद जी ऐमान इश्तियाक की सालगिरह है, नवीद नूर शेख, और उसके बाद डॉक्टर रबील की सालगिरह है आज, जबीन फातिमा की सालगिरह है, और हसन। आप सब लोग को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे टू यू।
वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। अभी चलेंगे जी, हमारी रिपोर्टर मायदा ओपन मार्केट में मौजूद है, आज की रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। सब्जियों के हवाले से अगर हम बात करें तो शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में मनमानी कीमतें तो जहां वसूल की ही जा रही हैं, लेकिन वहीं पर शहरी जो है वो भी अच्छा खासा गिला शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास इस टाइम रेट लिस्ट मौजूद है, आपके साथ शेयर करते चलेंगे। सबसे पहले आलू की बात कर ली जाए, सरकारी नर्ख जो है वो 55, जबकि ओपन मार्केट में 60 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज सरजे अव्वल की अगर हम बात कर लें तो सरकारी नर्ख 100, जबकि ओपन मार्केट में 105 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से टमाटर जो है वो 174 सरकारी नर्ख, जबकि ओपन मार्केट में 180 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन जो है वो 540 सरकारी नर्ख, जबकि ओपन मार्केट में 560 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है वो इस टाइम 300 रुपये जो है वो सरकारी नर्ख, जबकि ओपन मार्केट में 335 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम बात करें बैंगन की तो 57 सरकारी नर्ख, जबकि ओपन मार्केट में 60 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। बंद गोभी 47, जबकि ओपन मार्केट में 50 तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से भिंडी जो है वो मौसमी फल सब्ज़ी तो नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है उसकी कीमत की अगर हम बात करें तो 250 जो है वो सरकारी नर्ख, जबकि ओपन। थैंक यू सो मच मायदा, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने हमें आज की रेट लिस्ट बताई। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। कल मुलाकात होगी, लेकिन चूंकि कल है साल का पहला दिन, सो अपनी प्लानिंग भी अच्छे तरीके से कीजिए। वेलकम अगर जिन लोगों ने साल को कहना है, जो तरीका हमारे यहाँ होता है जी, मंचले बाहर जाते हैं, ज़रूर इंजॉय करें, ज़रूर न्यू ईयर को वेलकम करें, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में, दूसरों को तकलीफ ना दें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, खुद इंजॉय करें, दूसरों को भी करने दें। जो बाहर लोग निकले हैं दूसरों का भी ख्याल रखें। बाकी अच्छे तरीके से प्लान करें। दुआ यही है कि आने वाला साल हम सब लोगों के लिए सेहत, तंदुरुस्ती, रहमतों, बरकतों, रिस्क वाला साल हो। कल जिनकी सालगिरह है हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, प्रोग्राम में शामिल हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।